हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, या फिर आप लाइव स्ट्रीम की क्लास भी कह सकते हैं, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका चैप्टर जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हाँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को मैं फिर से लेकर आपके लिए आ गया हूँ और आज करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। वैसे आपको पता है कि ये एक लाइव क्लास के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन और मैंने इसको लाइव क्लास की फॉर्मेट में एक सेट भी कर रखा है। लेकिन अगर ये लाइव क्लास की फॉर्मेट में हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना हो रहा हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी इसको आपको 2-3 घंटे बस वेट करना है और आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, जो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव फॉर्मेट की फीलिंग में आपको फुल रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को। ठीक है, रुक जाओ भाई। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को। तो आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो मेंडल साहब का यानी ग्रेगोर जॉन मेंडल का क्या चल रहा था, ग्रेगोर जॉन मेंडल जी का जो वो नहीं चल रहा था एक्सपेरिमेंट, तो ग्रेगोर जॉन मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट के हिसाब की हमने सारी चीज़ें देख ली थी। सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैंने आपको दिखा दिया था, हम लोगों ने देख लिया था। अब हमको पढ़ना है कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर यानी इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप हमको ज़्यादा हिंदी हो गई, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के रूप में अगर कहूँ आपसे, तो इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के रूप में हमको क्या देखने को मिला भाई। मतलब आपके मम्मी पापा आपको साल भर पैसे देते हैं, तो आपसे रिज़ल्ट वाले दिन एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या दे रहे हो, आप एक अच्छा रिज़ल्ट उनको दे रहे हों, 90+ तो ला कर ही दे रहे हों। तो उसी तरह से हम लोगों ने इनके ये जो इनका क्या हुआ, इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ मेंडल साहब का, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप हमने इसका क्या जाना, हमने सोचा कि हमें एक रिज़ल्ट तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो इन्होंने, जैसे आप लोग तो क्या करते हैं, आप लोग रिज़ल्ट तो नहीं दे पाते अपने मम्मी पापा को, आप लोग तो देखते रह जाते हैं छैया तो इन्होंने लेकिन छैया नहीं देखा। मेंडल साहब ने क्या किया, मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में इन्होंने कुछ हमको लॉस दिए, जिन लॉस के आधार पर हमें बता पाए, ऐसे नियम दे पाए जिसके आधार पर हम कैरेक्टर ट्रेट्स को और अच्छे से समझ पाए। तो उन्हीं रूल्स को, उन्हीं इनहेरिटेंस के रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं, जो कि क्या है, जो कि कैरेक्टर्स की ये इमेज आपके किसी काम की नहीं है भाई, क्रोमोसोम की इमेज है। आपको इसके बारे में मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से बता चुका हूँ। खैर अभी अगर समझना हो तो इतना समझा सकता हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन भरा हुआ होता है, वो सेल डिवीज़न के टाइम पर इसी तरह से पेयर में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से वो पेयर में आ जाता है, और इस पेयर के अंदर इसी तरह से ये जो आपका भर रखा है, ये जो जा रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका डीएनए है। ये आपका क्या है, ये आपका आप कहें तो क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है। और इसके अंदर ये जो येलो येलो भर रखा है, ये क्या है, ये आपका डीएनए है। ठीक है, ये आपका डीएनए है। और इसी डीएनए के बीच में जहाँ पर जगह मिलती है, वहाँ पर क्या बना दूँ मैं आपके लिए, अगर ऐसे करके एक वो बना दूँ, या फिर यहाँ पर आइए, तो इस डीएनए के बीच में यहाँ पर जगह है, इसके बीच में अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, तब मैं क्या कह पाऊँगा, तब मैं ये कह पाऊँगा कि बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो लाइन है क्या है आपकी, ये आपकी जीन है, जो कि आपकी बेसिक यूनिट है आपके इनहेरिटेंस की। यानी आपके आँख, नाक, बाल सबका जो एक एक दस्तावेज हो किसके पास है, पहले तो आपके क्रोमोसोम के पास है, उसमें भी आपके डीएनए के पास है, और उसमें भी आपके जीन के पास है, जो आपके इस तरह से डीएनए के बीच में भरे होते हैं। ठीक है, ये हैं आपके जीन। इस फिगर में तो इतना ही जानना है। अब इन रूल्स को समझा देता हूँ, इस रूल को आप लोग समझ भी लीजिए कि इन रूल्स फॉर इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती हैं, इनके आधार पर हमें रूल्स क्या क्या दिए गए। तो इनमें हम लोग कह सकते हैं, रूल्स में क्या कहा गया कि कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स। ठीक है, जीन्स मतलब वो वाली जीन्स नहीं जो आप लोग पहनते हैं, वो तो दूसरी जीन्स है। वो क्या है भाई, वो तो आपकी ये है जीन्स, है ना, वो तो आपकी जीन्स है। तो वो, अरे रुक जा भाई, हाँ वो आपकी जीन्स है। हाँ ये है, ये है आपकी जीन्स। और यहाँ पर बात हो रही है जीन्स की, ये वाले जीन्स की बात हो रही है। तो कह रहा है कि कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स, जो आपके कैरेक्टर्स है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, वो आपके जीन से ट्रांसफ़र होते हैं। बेसिक यूनिट है आपके इनहेरिटेंस की, तो वहीं से ट्रांसफ़र होंगे। कह रहा है जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, और डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम के अंदर। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, जो कि प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर।
कुछ भी नहीं समझ में आया, लोग एक बार समझ लो इसको। क्या कह रहा है ये हमसे कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि आपका जो बेसिक जो आपका इनहेरिटेंस यानी जो आपके कैरेक्टर जो ट्रेड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपकी जीन्स से आते हैं। यानी नीली और काली वाली जीन्स से नहीं, आपके जो डीएनए में जीन्स है उससे आते हैं। और ये जीन कहाँ है, ये जीन है आपके डीएनए में, ये जीन है आपके डीएनए में। ये डीएनए कहाँ है भाई, जैसे अभी कोई उल्लू आ जाए और कहे भाई कि अब मुझे सब बता दे अच्छे से सर कि ये कहाँ पर है, तो जीन कहाँ है, डीएनए में। डीएनए कहाँ है, डीएनए है आपके क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में, जो कि पहले क्रोमेटिन हुआ करता था लेकिन सेल डिवीज़न के टाइम में क्रोमोसोम हो गया। अब ये क्रोमोसोम किस में है, ये क्रोमोसोम है आपके न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस किस में है सर, तो ये न्यूक्लियस है आपके सेल में। अभी अगर और ज़्यादा जानना चाहो तो ये सेल है आपके टिश्यू में, है ना, ये टिश्यू है आपके ऑर्गन में, समझ रहे हो। और ये आपके ऑर्गन में, ऑर्गन है आपका ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन है आपका ओ सिस्टम लिख देता हूँ, ऑर्गन सिस्टम में। और ऑर्गन सिस्टम है आपका, ये सारे ऑर्गन सिस्टम है आपके अंदर, यानी आप जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर, समझ रहे हो। तो इतना लंबा सर्कल चल रहा है, यानी आप ऑर्गेनिज्म हैं तो आप किससे बने हैं, ऑर्गन सिस्टम से बने हैं, ठीक है। जैसे मतलब आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये सब हो गया आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, सारे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप बने हैं कई सारे ऑर्गन्स के सिस्टम से, ये ऑर्गन सिस्टम बने हैं कई सारे ऑर्गन्स से, ये ऑर्गन्स बने हैं कई सारे टिश्यूज़ से, टिश्यूज़ बने हैं कई सारे सेल्स से, और सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन सेल डिवीज़न के टाइम बन जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भाई खुशी खुशी मत समझना, जितना दे रखा है इतना समझ लो, ठीक है। तो कह रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। कह रहा है कि इनहेरिटेंस मतलब ये जो इसका अगर आप यहाँ से समझना शुरू करें तो पहला तो आपका वैसे ही नियम हो गया, यहाँ से अगर समझना शुरू करें तो यहाँ से आप अपना पहला नियम ले सकते हैं कि ये है कि जो इनहेरिटेंस यानी आपके जो कैरेक्टर्स के क्या आते हैं, इनहेरिटेंस आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये आपके गुण आते हैं आपके कैरेक्टर से, ये आते हैं आपके फादर भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी मदर भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। किसमें, मटेरियल टू द चाइल्ड, अपनी बच्चे में माँ और पिता दोनों क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कह रहा है सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स, 1 फ्रॉम फादर 1 फ्रॉम मदर, सिंपल चीज़। तो कह रहा है अगर आपके अंदर कोई भी गुण आया, आपकी जो आँखें आई तो इसके आने के 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो आपकी पिता की आँखें वैसी होंगी या तो आपकी माता की आँखें वैसी होंगी। यानी इसके आने के जो 2 फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या इसके 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, हो सकते हैं, एक तो हो सकती हैं आपकी मदर और एक हो सकते हैं आपके पापा जी। अब कह रहा है कि ग्रेगोर जॉन मेंडल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया, ग्रेगोर जॉन मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट कर कर क्या कहा, विद गार्डन पी प्लांट। इन्होंने क्या किया, अपने इनके गार्डन में जो पी प्लांट था उससे क्या किया इन्होंने, उससे ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, उससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड डिटरमाइंड द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ट्रेट, और जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स हैं उनके लिए रूल डिटरमाइन किया। इस वाली स्लाइड से आप इतना समझ सकते हैं कि आपके जो वो हैं, जो आपके ट्रेट्स हैं आपके इनहेरिटेंस के, वो आपकी जीन से आते हैं, और इनको लाने में दो फैक्टर्स आपकी माता और पिता दोनों होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व। अब मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट कहाँ है भाई, हाँ ठीक है, मेंडल जी के वैसे एक्सपेरिमेंट को हमने देख लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। कह रहा है कि मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, या फिर इतना ना लिखें तो आप इतना लिख सकते हैं कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने स्टार्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट को कहाँ से, अपने पी प्लांट से। एक पी प्लांट से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, ये एक पी प्लांट से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। ये है आपका कौन सा प्लांट, ये होता है आपके प्लांट पी का। अब कुछ भी समझ पा रहे हो चाहे ना समझ पा रहे हो, इतना समझ ही पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर क्या उग रखा है, यहाँ पर उग रखा है पी। तो अगर आम के पेड़ पर उगेगा तो पी आपका पी के ही पेड़ पर उगेगा, यानी आपकी मटर जो है मटर के ही पेड़ पर उगेगी, आम के पेड़ पर भाई मटर नहीं उगेगी। कह रहा है ही कंडक्टेड फर्स्ट मोनोहाइब्रिड देन डाई हाइब्रिड प्रोसेस। पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के जो क्या थे पी प्लांट थे उनका कंडक्शन कराया, उनको क्या किया, उनका क्रॉस कराया, उनका आप हिसाब से कहें तो रिप्रोडक्शन कराया नेक्स्ट जनरेशन पाने के लिए।
कह रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस द क्रॉस। अब इन्होंने दोनों का ये क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि इनमें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस थी, क्या थी आपकी, इसमें आपकी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस थी, इसका क्या सिस्टम था, इसके लिए था कि द क्रॉस इन विच मेंडल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स। और इस क्रॉस से उनको क्या पता चला, इस क्रॉस से उन्होंने एक नियम निकाला जिससे जो कि था डोमिनेंट ट्रेड्स का और रिसेसिव ट्रेड्स का, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बता रखा था, यानी जो आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बता रखा था कि डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड क्या होते हैं। तो इससे इन्होंने मोनो हाइब्रिड की जब क्रॉस कराई तब इनको क्या पता चला, इनका पहला इनहेरिटेंस का लॉ मिला जो कि था डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड का। कल की क्लास में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि ऐसे डोमिनेंट ट्रेड, ऐसे ट्रेड जो जब मान लो आपका क्या किया, इन्होंने दो इस प्लांट को कराया क्रॉस, तो इन्होंने को क्या मिला, मतलब इनमें दो प्लांट को, यानी मान लो एक छोटा और एक बड़े का इन्होंने कराया, तो जो एक छोटा एक बड़े का कराया तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो बड़े ही बड़े प्लांट्स आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े वाले प्लांट्स के अंदर छोटे वाले प्लांट्स के डीएनए नहीं थे, बड़े वाले प्लांट्स के अंदर भी छोटे वाले प्लांट्स के डीएनए थे, लेकिन हुआ क्या कि दिखे बड़े वाले प्लांट्स के डीएनए, यानी जो आपके गुण आए वो बड़े वाले प्लांट्स के ही आए। तो इसका मतलब किसी भी आए हुए बच्चे के अंदर, किसी भी आए हुए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो गुण दिखते हैं, जो ट्रेड्स दिखते हैं, उनको आप लोग डोमिनेंट ट्रेड्स कहते हैं, और जो ट्रेड्स नहीं दिखते हैं, जो कैरेक्टर्स नहीं दिखते, उसको आप रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं, यानी इनके डीएनए उनके पास होते हैं, हालांकि वो शर्माते हैं, वो दिखा नहीं पाते हैं। कह रहा है कि इट वॉज डन टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसका ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया ये दिखाने के लिए कि सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व इनहेरिटेंस, यानी इस एक्सपेरिमेंट को क्या ऑब्जर्व करने के लिए किया गया, एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के सिंगल पेरेंट के कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए किया गया। अब इसके बाद ये आ गया, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको आप लोग फर्स्ट लॉ कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ मतलब ऐसा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि दूसरा लॉ आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। किसका, आप सिग्रीगेशन का दूसरा लॉ मान सकते हैं, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर विच अकर इन पेयर्स। कह रहा है कि जो पहले वाले रूल से हम क्या कह सकते हैं, पहले वाले रूल से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो नेक्स्ट जनरेशन है, कोई भी मान लो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जनरेशन है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो आपका क्या आएगा, उसके अंदर जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आएगी, यानी जो ट्रेड्स आएंगे वो क्या रहेंगे, वो डिटरमाइंड किए जाएंगे, वो किससे पहचाने जाएंगे, इंटरनल फैक्टर से, इंटरनल यानी अंदरूनी फैक्टर से, जो कि पेयर्स में होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्या आएगा, जो उसके आएंगे, क्या कहेंगे भाई, उसके अंदर जो गुण आएंगे वो उसके प्लांट्स, उससे जो फादर प्लांट्स थे, उनके जो पेरेंट प्लांट थे, उनके अंदर जो इंटरनल फैक्टर्स हुए उन पर डिपेंड करता है। ओनली वन ऑफ पेयर इज सच कैन बी प्रेजेंटेड सिंगल गैमेट, ओनली वन ऑफ पेयर, केवल एक ही पेयर क्या हो सकता है ऑफ सच फैक्टर, इस मतलब ये जो कई सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से केवल एक पेयर ऑफ फैक्टर क्या है, कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट, एक सिंगल गैमेट में इस तरीके का एक ही फैक्टर रहेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि रुक जाओ कुछ, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ मैं एक बार लाइव देख लेता हूँ, तब तक रिकॉर्डिंग वाले रुक जाएं। अरे मतलब ये तो बंद हो गया, रुक जाओ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग इस जो ये हमने मेंडल का देखा, ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट लॉ देखा और सेकंड लॉ देखा। अब इस दोनों लॉ के बाद ये जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेता हूँ भाई, आपको थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या जाना, हाँ, इसमें हमने जाना कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या, इसको हम लोग एकदम अंदर घुसकर जान लेते हैं, एकदम अंदर घुसकर देख लेते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ले कह रहा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज़ अ मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये जितना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन मुश्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो मुश्किल होती है भाई, उसको याद कर लिया करो। अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज़ अ मीटिंग इवेंट बिटवीन टू पेरेंट्स। कह रहे हैं अगर दो पेरेंट्स हैं दैट आर हेट्रोजियस इन रिस्पेक्ट टू अ सिंगल जीन। कह रहा है कि अगर किसी सिंगल जीन के प्रति, अगर किसी सिंगल जीन के लिए दो प्लांट्स हैं जो कि क्या हैं, दो प्लांट्स हैं जो कि क्या हैं, जो कि आप लोग कहें तो हेट्रोजियस हैं। तो हेट्रोजियस हैं तो वो क्या हैं,
उनकी जो मेटिंग इवेंट होगा वो जहाँ पर मिलेंगे उस क्रॉस को आप क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब ये हेटेरोजियस क्या है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बता रखा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कंडीशन इन विच बोथ जीन, यहाँ पर ये क्या है, जो दोनों के दोनों जीन आए वो सेम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसी क्रॉस है जहाँ पर क्या हो रही हो, जहाँ पर आपके दो ऐसे मिल रहे हों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मीटिंग, जहाँ पर दो ऐसे पेरेंट्स मिल रहे हों जिनका क्या है, जो कि हेटेरोजियस हैं एक सिंगल जीन के प्रति। तो जैसे मान लो एक प्लांट है इतना बड़ा और एक प्लांट है इतना बड़ा, तो ये दोनों क्या है, देखने में बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो इनकी जो मेटिंग होगी, इनकी मेटिंग को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, यानी इनके द्वारा इनके बीच कराई गई क्रॉस को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दिस मीन्स दैट ईच पेरेंट कैरीज 2 डिफरेंट एलएस। कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सारे के सारे पेरेंट्स हैं, सारे मतलब 10-12 पेरेंट्स तो हैं नहीं, पेरेंट्स 2 ही हैं, तो दोनों पेरेंट्स में इसका मतलब है कि हर एक पेरेंट क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि हर एक पेरेंट क्या कर रहा है जी, हर एक पेरेंट कैरीज 2 डिफरेंट एलएस, 2 अलग अलग एलएस को क्या कर रहा है, 2 अलग अलग एलएस को कैरी कर रहा है, रख रहा है हर एक पेरेंट। फॉर द जीन, हर एक जीन के लिए हर एक पेरेंट अलग अलग एलएस रख रहा है। इन दिस केस, इस केस में मोनो मीन्स, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर हो रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ऐसी बात करें तो यहाँ पर मोनो का अर्थ होता है 1, थोड़ा यहाँ पर, अब ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोनो का अर्थ है 1, और भाई हर जगह मोनो का अर्थ 1 ही होता है, मोनो बाई ट्राई टेट्रा, है ना। तो वहाँ पर मोनो का अर्थ क्या है 1, मोनो का अर्थ क्या है 1, और रिफर्स टू सिंगल जीन, और यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 मतलब 1 एक रन या 1-2 की मतलब नहीं है, यहाँ पर 1 का मतलब है एक जीन। एंड हाइब्रिड, जो हाइब्रिड शब्द है ये क्या है, इसका अर्थ होता है मिक्स। हाइब्रिड मीन्स मिक्स रिफर्स टू द फैक्ट दैट ईच प्लांट हैव 2 डिफरेंट एलएस। और हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, जिसका मतलब ये होता है कि जो दोनों प्लांट हैं उनकी क्या होगी, डिफरेंट एलएस होगी। अब इस वाले हिसाब से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड के लिए क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड में बना है किससे, ये केसर और चंदन की महकती हुई खुशबू से नहीं बना है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका मोनो, जिसका मतलब होता है 1, जिसका वैसे क्या मतलब होता है 1, और 1 का यहाँ पर आपका क्या मतलब है, वहाँ पर 1 का मतलब है 1 जीन, ठीक है, यहाँ पर आपके 1 का मतलब है 1 जीन। और अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड किससे बना है जी, हाइब्रिड आपका बना है एक शब्द मिक्स से। यहाँ पर दूसरा कलर अगर यूज़ करूँगा तो कह रहा है कि हाइब्रिड किससे बना है, हाइब्रिड बना है आपके वर्ड मिक्स से। और मिक्स का मतलब ये है कि इसमें जो दोनों पेरेंट्स है, जो 2 पेरेंट्स है, वो क्या कर रहे हैं, 2 पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, दोनों पेरेंट्स रख रहे हैं डिफरेंट जीन। ये क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट जीन रख रहे हैं, डिफरेंट जीन। तो यानी यहाँ पर जो दोनों पेरेंट्स हैं इनमें हर एक पेरेंट क्या कर रहा है, डिफरेंट जीन रखा है। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक ऐसी क्रॉस जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर एक जीन हो, लेकिन उन जीन को क्या कर रहे हो, दोनों पेरेंट्स अलग अलग डिफरेंट रूप से रख रहे हों। करेक्ट क्रॉस जो कराया जाएगा हेटेरोजियस के बीच में, यानी अलग अलग तरीके से दिखने वाले उनके बीच में जो क्रॉस कराया जाएगा, उसमें यहाँ पर आपको देख रखा है कि मान लो एक प्लांट है, क्या एक प्लांट है, एक पेरेंट है पेरेंट 1 और एक पेरेंट है पेरेंट 2, जिसमें कह रहा है कि 2 डिफरेंट एलएस। तो जहाँ पर आपने देखा कि ये क्या है, टी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये टी का मतलब होता है कौन सा भाई, जो आपकी दिखती है, क्या दिखती है, दिखते है आपकी डोमिनेंट ट्रेड्स, यानी जो आपकी डोमिनेंट ट्रेड्स है, ठीक है, जो आपकी डोमिनेंट ट्रेड्स है, यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड की बात होगी, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी। और ये टी है, ये आपका क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर की बात हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो पेरेंट 1 है ये 2 अलग अलग एलए को रख रहा है, और यहाँ पर जो पेरेंट 2 है ये भी 2 एलए को ही रख रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे नहीं है कि आपको दोनों साइड टी देखने को मिला है, या फिर यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपको दोनों साइड यही टी देखने को मिला है। यहाँ पर दोनों का मिक्सअप देखने को मिल रहा है, और दोनों का मिक्सअप देखने को मिल रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों पेरेंट हैं डिफरेंट एलए रख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर जो टी है यहाँ पर मतलब होगा, है ना। अब कह रहा है अगर यहाँ पर टी होता यानी या फिर टी होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता मोनो,
तो हम इसको मोनो क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड। तो यहाँ पर क्या होता, अगर केवल टी होता तो आप मोनो कहते, लेकिन यहाँ पर टी है यानी मिला हुआ है, इसलिए इसको आप हाइब्रिड कहेंगे यानी मिक्स कहेंगे। यानी अगर सिंगल टी है यानी सिंगल टी है तो आप इसको क्या कहेंगे, तब इसको आप मोनो कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये वन है, एक है। और चूँकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जीन है वो एक ही है, या फिर इसको भी आप मोनो हाइब्रिड कहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो जीन है वो एक ही है, लेकिन उसको कंटेन किया जा रहा है दोनों पेरेंट्स से अलग अलग रूप में। उन दोनों का जो मिक्सअप है वो दोनों पेरेंट्स अलग अलग रख रहे हैं, दोनों पेरेंट्स एक तरह से नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर टी जो है वो है आपकी डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन अगर मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखें तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक लिया था उन्होंने बड़ा प्लांट और एक उन्होंने लिया था छोटा प्लांट, जिसका रिजल्ट क्या आया था कि सारे के सारे बड़े प्लांट्स आए थे। यानी उनके हिसाब से डोमिनेंट रेट क्या है, बड़े प्लांट्स। तो इसका मतलब जो टी है वो टॉल्स के बारे में बता रहा है। वहीं पर जो टी है यानी ये जो छोटा वाला प्लांट है जो नहीं आया, रिसेसिव ट्रेट है। और रिसेसिव ट्रेट किसके लिए है भाई, ड्वार्फ के लिए, छोटे वाले के लिए जो कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़े वाले टी का मतलब है डोमिनेंट ट्रेट यानी टॉल ट्रेट, और जो यहाँ पर छोटा वाला टी है इसका मतलब भाई बड़ा टी है तो बड़ा, और जो छोटा ट्री है वो छोटा। ठीक है, यहाँ पर टी का मतलब ट्री भी हो सकता है, मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है। अब मोनो हाइब्रिड प्लॉट्स में कह रहे हैं कि होगा क्या, लेट्स टेक अ लुक एट क्लासिक मेंडलिन एक्सपेरिमेंट। मेंडलिन साहब ने यानी मेंडल साहब ने आपके ग्रेगोर जान मेंडल तो आपकी जान मेंडल ने क्या किया है, नहीं गाँव में पढ़ाते हैं भाई, गाँव में कहते हैं ग्रेगोर जान मेंडल। जॉन ऑन से नहीं मतलब यहाँ पर जान, मेरी जान तेरी जान। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है, ग्रेगोर जान मेंडल ने। तो जान मेंडल ने किया जी, जॉन मेंडल ने किया है। कह रहे लेट्स टेक अ लुक एट क्लासिक मेंडलिन एक्सपेरिमेंट। ग्रेगोर जॉन मेंडल की जो क्लासिक मेंडलिन एक्सपेरिमेंट हुई, इस पर एक लुक लेते हैं, इस पर एक बार देखते ही आए हैं अभी तक। जिसका यूज़ उन्होंने कैसा किया था, जिसका यूज़ उन्होंने पी प्लांट से किया था। वैसे अच्छी बात है, अगर आप लोग बार बार सुनेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। रुक जाओ, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, प्लांट्स पी प्लांट हैव टू पॉसिबल फेनोटाइप्स। कह रहा है यहाँ पर पी प्लांट्स से आपके मेंडलिन साहब ने क्या किया, जो आपके मेंडलिन साहब ने दो एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो आपके पी प्लांट्स थे इनके के पास क्या थे, दो पॉसिबल फिनोटाइप थे। यानी इनके पास दो पॉसिबल प्लांट थे। एक था इनके पास टॉल वाला प्लांट यानी डोमिनेंट रेट यानी वो बड़ा वाला टी, कौन सा, ये वाला। और इनके पास है एक ड्वार्फ वाला प्लांट यानी रिसेसिव ट्रेट्स यानी ये छोटा वाला ट्री। यानी इन्होंने क्या किए, एक दो ट्री लिए, एक बड़ा वाला ट्री और एक छोटा वाला ट्री। कह रहा है रिजल्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट एलेस, जो कि किसके आए थे, जो कि दो डिफरेंट एलेस के रिजल्ट में आए थे। और ये तो हमको पता ही, एक बड़ा वाला टी और छोटा वाला टी ये क्या है, ये एक एले के ही रिजल्ट हैं। कह रहा था टॉल फिनोटाइप यानी हमारा जो टॉल वाला प्लांट था कम्स फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एले। सिंपल बात है कि डोमिनेंट यानी जो टॉल है, यहाँ पर इन्होंने खुद ही लिख रखा है कि जो टॉल है वो क्या है, जो टॉल है उसको आप लोग डोमिनेंट ट्रेट कह सकते हैं, और होता भी है जो टॉल है वो डोमिनेंट ट्रेट है। कह रहे और जो ड्वार्फ फिनोटाइप है वो क्या है भाई, वो रिसेसिव ट्रेट से आया है, रिसेसिव एले से आया है। तो इस वाली साइड में हमने यही पढ़ा क्या है कि इनके एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कह रहे हैं कि इन्होंने दो प्लांट लिए। ठीक है, क्या लिए इन्होंने लिए हैं जी दो प्लांट्स। ठीक है, अब एक बार बढ़िया से बना देता हूँ। इन्होंने क्या किए, दो पी प्लांट्स लिए। ऐसे पी प्लांट ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके मन की संतुष्टि के लिए दो पी प्लांट बना देते हैं। तो इन्होंने दो पी प्लांट लिए, जिनमें से एक तो छोटा था ना, एक पी प्लांट इनका छोटा था। तो दो पी प्लांट लिए, जिसमें एक बड़ा था एक छोटा था। और इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो बड़ा वाला प्लांट था ये क्या था, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट से आता था, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट से आता था। यानी और ये आप कहें तो ये बड़ा वाला प्लांट था, और आप कहें तो इसको किससे डिनोट किया इन्होंने, और आप कहें तो इसको बड़ी वाली टी से डिनोट किया। वहीं पर जो छोटा वाला प्लांट था ये स्मॉल था, या फिर आप कहें तो आपकी बुक में ड्वार्फ लिख रखा है, तो ये ड्वार्फ था। ये रिसेसिव ट्रेट से आता था, यानी इसकी ट्रेट आगे चलकर नेक्स्ट वाले जनरेशन में दिखने नहीं वाली थी। और ओवरऑल बात करें तो इसको दिखाया किससे जा रहा था, इस छोटे वाले टी से आपके दिखाया जा रहा था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, अरे भाई आजा हट, हाँ आगे आपसे कह रहा है कि इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये आगे, अब पहले मैं समझ लेता हूँ कि एल में क्या कह रहा है। हाँ, अब वही जो मैंने आपको बताया ना
कि अगर क्या होता, अगर ये दोनों साथ साथ आ जाते, अगर ये टी और टी दोनों साथ साथ आ जाते तो आप क्या कहते, अगर ये दोनों टी साथ साथ आ जाते तो आप कहता कि ये होमोजियस डोमिनेंट ट्रेट हैं, यानी ये एक जैसे दिखने वाले क्या हैं, डोमिनेंट ट्रेट हैं। ये दोनों के दोनों जो आते ये टॉल ही आते। लेकिन यहाँ पर एक टी और टी कंबाइन हो जाए, मतलब पहले देखो, हटाओ पहले सब कुछ हटाओ। आपने पहले क्या पढ़ा, आपने पढ़ा एक बड़ा वाला टी और एक आपने पढ़ा छोटा वाला टी। बड़ा वाला टी आपके डोमिनेंट ट्रेट को दिखा रहा था और वहीं छोटा वाला टी आपके रिसेसिव ट्रेट को दिखा रहा था। अब इसमें क्या है कि अब इन टी को मैंने कंबाइन कर दिया, तो जब आप टी को किसी को कंबाइन करेंगे तो किस तरह से कंबाइन हो सकता है, या तो आपके इस तरह से टी कंबाइन होगा, या तो आपके, अब इसको उल्टा नहीं करूँगा, या तो आपके इस तरह से टी कंबाइन होगा, या तो इस तरह से टी कंबाइन होगा, कंबाइन होगा। एक तरह इस तरह से हो सकता है, एक आपका इस तरह से हो सकता है और एक आपका इस तरह से हो सकता है। यही 3 तरीके हैं ना इसके कंबाइन होने के। तो अगर इन 3 तरीक़ों को हम अच्छे से पढ़ें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जब ये दोनों टी आएंगे तब आप क्या कहेंगे, तब ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस हैं। ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस है। लेकिन चूंकि इनके पास बड़ा वाला टी है इसीलिए हम कहेंगे कि हेट्रोजीनियस क्या है, ये हेट्रोजीनियस डोमिनेंट ट्रेट है। ये हेट्रोजीनियस डोमिनेंट ट्रेट है। वहीं पर अगर हम बात करें दोनों अगर बड़े आ गए तो इनको हम क्या कहेंगे, दोनों होमो हैं, यानी दोनों बराबर हैं, तो इनको आप लोग कहेंगे कि कुछ कहमत दियो मेरे भाई को, ये तो होमोजीनियस हैं, यानी एक तरह के हैं, यानी ये होमोजीनियस ट्रेट्स हैं। वहीं पर अगर बात करूँ किसकी, वहीं पर बात करूँ अगर छोटे छोटे आ गए तो आप क्या कहेंगे, तो इसको भी आप होमोजीनियस ही कहेंगे, यानी लेकिन ये होमोजीनियस होने के बाद भी क्या है, होमोजीनियस होने के बाद भी ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ये आपके ये होमोजीनियस डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ये आपका होमोजीनियस डोमिनेंट ट्रेट है। वहीं पर ये आपका होमोजीनियस रिसेसिव ट्रेट्स है, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे टी हैं, रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो एक सिंगल होने पर कैसे सिस्टम बनेगा और कंबाइन होने के बाद कैसा सिस्टम बनेगा, इन दोनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब इसको आपकी पीपीटी क्या कह रही है, पीपीटी मतलब आपका ये क्या कह रहा है, इससे पहले थोड़ा सा इसको क्या कर दूँ, इस पर थोड़े बिट रेट को घटा देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अब ये दोनों मिल गए, टी कंबाइन हो गए। अब साधारण सी बात है, अगर बड़ा वाला टी है तो ये टॉल तो होगा ही, तो दोनों बड़े वाले टी हैं तो दोनों को टॉल तो होना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों टी बराबर बराबर आ गए तो आप इसको होमोजीनियस डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, लेकिन अगर ये दोनों बराबर बराबर नहीं है तो आप इसको हेट्रोजीनियस कहेंगे, क्योंकि बराबर नहीं है भाई, तो हेट्रोजीनियस ही है। वहीं पर अगर डॉर्फ की बात करें तो अगर आपका क्या हुआ, अगर आपके दोनों छोटे छोटे आ गए तो ये रिसेसिव ट्रेट के अंतर्गत आएंगे और प्लांट छोटा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इसका आप कहेंगे, इसको आप होमोजीनियस रिसेसिव ट्रेट्स कहेंगे, एलए कहेंगे, ट्रेट कहेंगे, ठीक है। अब इसकी ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि सो आगे जो हुआ, कह रहा है इफ़ अ प्लांट इज़ होमोजीनियस डोमिनेंट और हेट्रोजीनियस इट विल प्रोड्यूस टॉल प्लांट्स। कह रहा है इफ़ अ प्लांट इज़ होमोजीनियस, अगर जो आपका प्लांट है वो क्या है, होमोजीनियस है, अगर आपका प्लांट क्या है, होमोजीनियस है, और डोमिनेंट मतलब होमोजीनियस डोमिनेंट है। होमोजीनियस डोमिनेंट होने का मतलब क्या, होमोजीनियस डोमिनेंट होने का मतलब लिख जा भाई, होमोजीनियस डोमिनेंट होने का मतलब कहाँ दे रखा है, ये देखिए दे रखा है कि होमोजीनियस डोमिनेंट होंगे तो इस तरह से होंगे। तो होमोजीनियस डोमिनेंट और हेट्रोजीनियस हैं, या तो होमोजीनियस डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजीनियस डोमिनेंट हैं। तो आपकी इमेज से ही आपको पता चलता है कि इफ़ इट विल टॉल प्लांट, तो आपको इमेज से ही पता चलता है। आपको पीछे जो यहाँ पर दे रखा है इसका इमेज टाइप का, इमेज नहीं कहेंगे आप इसको, एक माइंड मैप कह सकते हैं। तो माइंड मैप भी आपको दे रखा है कि अगर ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होंगे तो आपका रिजल्टेंट जो प्लांट आएगा वो क्या आएगा, वो बिना किसी शक के टॉल ही आएगा। कह रहा है एंड इफ़ इट इज़ होमोजीनियस रिसेसिव, अगर ये होमोजीनियस होने के बाद रिसेसिव हैं तो चूँकि दोनों टी हैं और हमें सिंगल टी के लिए भी हमें सिंगल टी के लिए भी कहा गया है एक छोटा प्लांट आएगा, तो डबल टी होने के बाद तो पक्का ही है कि छोटा वाला प्लांट ही आएगा। कह रहा है व्हेन यू हैव 2 पेरेंट्स दैट आर हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब आपके पास मान लो 2 पेरेंट्स हैं जो कि क्या है, जो कि हेट्रोजीनियस हैं, एंड यू वांट टू प्रेडिक्ट व्हाट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग विल यू हैव पिनेट स्क्वायर फॉर दिस क्रॉस, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपके पास 2 पेरेंट्स हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 2 पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे। आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए था, आपने पढ़ भी लिया होगा। कह रहा है कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास मान क्या लो 2 प्लांट हैं, 2 पेरेंट हैं,
तो आपके पास जो दो पेरेंट हैं दैट आर हेटेरोजियस, यानी दो पेरेंट्स इस तरह से आपके नहीं हो सकते, आपके दो पेरेंट्स इस तरह से भी नहीं हो सकते, आपके दो पेरेंट्स इस तरह से हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप कहते हैं दोनों प्लांट्स क्या हैं, जो दोनों पेरेंट्स हेटेरोजियस हैं। तो इसमें हम देखते हैं एंड यू वांट टू प्रेडिक्ट व्हाट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देयर ऑफस्प्रिंग विल बी हैव। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके जो जीनोटाइप या फिनोटाइप उनके आएंगे, उनके ऑफस्प्रिंग के वो किस तरह से आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या सेटअप करना पड़ेगा, एक आपको पिनेट स्क्वायर सेटअप करना पड़ेगा। अब पिनेट स्क्वायर क्या है, पिनेट स्क्वायर आगे आपको देना चाहिए, यहाँ पर आपको दे रखा होगा, ये देख रखा है पिनेट स्क्वायर के बारे में ये भाई, लेकिन इन्होंने पीपीटी में थोड़ा दंगा पंगा कर दिया है, कोई बात नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये भाई, लेकिन बहुत बड़ा हो गया नहीं, चलो कोई बात नहीं। टाइम कितना हो गया पहले ये बताओ तो, टाइम भी आधे घंटे हुए हैं, टाइम हमारे पास भरपूर है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टाइम कितना बता रहे हैं, आप ज़्यादा बता रहा होगा, यहाँ पर हमारे लिए बता रहा है 48 मिनट, क्योंकि कुछ टाइम बीच में निकल गया था। कह रहा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कह रहा है व्हेन यू सेटअप अ पिनेट स्क्वायर, आप कह रहे हैं पिनेट स्क्वायर को सेट ही कर दिया। अब कह रहे हैं लेकिन ये पिनेट स्क्वायर है क्या, फॉर अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजियस पेरेंट फॉर द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट यू कैन सी दैट। कह रहे अगर आपने क्या किया, आपने एक हेटेरोजियस प्लांट जैसे इन्होंने कहा, तो उनमें जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए हैं उनके बीच में आपने पिनेट स्क्वायर को क्या किया, सेटअप कर दिया, तब आप क्या देखेंगे, तब प्लांट फॉर द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट, आपको मतलब जो प्लांट आएंगे वो टॉल आएंगे या मतलब लंबे आएंगे, छोटू आएंगे, नाटू आएंगे, उसको देखने के लिए आपने क्या किया, आपने जो इस हेटेरोजियस पेरेंट्स के बीच में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ है, इसमें आपने पिनेट स्क्वायर का जो सेटअप कर दिया है। कह रहा है कि इसमें आप देखेंगे क्या, इसमें आप लोग ये कुछ चीज़ें देखेंगे जिनको इन्होंने बड़े प्यार से बता रखा है। कह रहा है 1/4 ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजियस डोमिनेंट, उनके 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4 जी, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 या फिर ऐसे लिखें तो ऐसे 1/4, ठीक है। तो 1/4 आप इसमें क्या देखेंगे, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो क्या रहेंगे, होमोजियस डोमिनेंट के रहेंगे, वो होमोजियस डोमिनेंट के रहेंगे, यानी इनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें से जो क्या रहेगा, इनके ऑफस्प्रिंग में से जो 1/4 ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो होमोजियस रहेंगे। तो कह रहा है कहाँ पर है, कह रहा है पुनेट स्क्वायर का सिंपल ग्राफिकल रूट यूज्ड टू प्रिडिक्ट द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ जेनेटिक डार्क। ये भाई इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो इसको हम लोग अगर स्किप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना पार्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं, रुक जाओ, इसको ऐसा फैलाऊँगा और इसको ऐसे स्किप कर दूँगा, ठीक है। तो ये इतना पार्ट को हम लोग अगर नहीं पढ़े तो ये तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि मान लो गलत पढ़ने से अच्छा नहीं पढ़ना ज़्यादा सही रहता है भाई। अगर मान लो मैंने कुछ गलत बता दिया इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण, तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो गालियाँ देंगे उसको मैं सही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले ही हटा देता हूँ, पहले ही सामान की घटा देता हूँ, पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। इसमें कह रहा है कि कह रहा है कि इफ़ द ऑफस्प्रिंग, तो मिट ही जाएगा भाई। तो कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग, रुक जाओ भाई, कुछ नहीं कह रहा, पहले चुप रहता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो होमोजियस, कह रहा है कि हाँ, इसमें जब आपने किया, मान लो पुनेट स्क्वायर, शांति सुनो पहले, शांति से, बिल्कुल शांति, हाँ, लंबी सांस कह रहा है कि पुनेट स्क्वायर को आपने क्या किया, पनेट स्क्वायर को आपने, या पुनेट जो कहा जाता होगा, उस स्क्वायर को आपने ये चेक करने के लिए रख दिया कि हमारे जो बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं, इन प्लांट्स के जो बच्चे हैं वो ड्वार्फ आएंगे, लंबू आएंगे, छोटू आएंगे, इसको सेट करने के लिए, इसको जानने के लिए आपने जो कर दिया, सेटअप कर दिया। अब इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 1/4 जो बच्चे आएंगे इनके 1/4 ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या रहेंगे, वो होमोजीनियस डोमिनेट करेंगे, यानी ये या तो इस तरह करेंगे, या तो इस तरह से टीटी रहेंगे, या तो इस तरह से क्या रहेंगे, या तो इस तरह से टीटी रहेंगे, या तो इस तरह से टीटी रहेंगे, यानी या तो दो बड़े वाले टीटी रहेंगे, यानी होमोजियस रिसेसिव रहेंगे, या होमोजियस डोमिनेट रहेंगे कुछ इसी के आसपास, ठीक है। और कह रहा है कि 1/4 नहीं हुए भाई, ठीक है कह रहा है कि 2/4 ऑफ हाफ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल हेटेरोजियस, ठीक है। और कह रहा है कि 1/4 और 2/4 ऑफ हाफ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, यानी मतलब जो इनके ऑफस्प्रिंग आएंगे, यानी मान लो इसमें 4 ऑफस्प्रिंग आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं,
यहाँ पर इसके अंदर अगर आप लोग 4 ऑफस्प्रिंग देख पा रहे हैं तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 ऑफस्प्रिंग में से एक ऑफस्प्रिंग एक ये वाला और एक ये वाला, यानी 4 में से यानी 4/2 यानी 2 क्वार्टर्स यानी 4/2 यानी 2/4 सॉरी 2/4। तो इनमें से जो 2/4 हैं यानी 2/4 यानी 1/2 यानी जो आपके हाफ बच्चे हों कैसे रहेंगे, हेट्रोजियस के रहेंगे। कैसे रहेंगे, हेट्रोजियस रहेंगे। और 1 क्वार्टर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल होमोजियस रिसेसिव, और इनमें से क्या रहेगा, इनमें से एक कैसा रहेगा, होमोजियस रिसेसिव रहेगा, जो कि किस तरह से रहेगा, जो कि दोनों टीटी रहेंगे तो 4 में से एक रहेगा 1/4। और कह रहा है दिस जीनोटाइप रेशियो इज़ 1:2:1, मतलब कैसा 1:2:1 मतलब 1:2:2:1 यानी 1:2:1 रहेगा, विच इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ हाइपरट्रॉपिकल एक्सपेक्ट फॉर एवरी टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर कोई भी टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रही है तो उसमें वही रिजल्ट आएगा जैसा कि आपने पहले सोच रखा था, जो रेशियो रहेगा 1:2:1 का रहेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा क्या, अच्छे से एक बार फिगर के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अगर क्या हुआ, अगर आपके पास एक टी है यानी ये क्या रहेगा, ये आपका टॉल देगा, या फिर आप कह सकते हैं ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है, और ये छोटा वाला टी है जो आपका, ये आपका रिसेसिव ट्रेट है। तो इसमें आप लोग देखते हैं ये भी आपका डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी आपका रिसेसिव ट्रेट है। अब इनके बीच में होगा कैसा, अब मान लो ये वाला और ये वाला टी फ्यूज़ करके ये वाला टी बन गए, तो ये क्या है आपका, ये आपका डोमिनेंट यानी होमोजियस डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका 1 क्वार्टर रहेगा, आपका क्या रहेगा 1/4 रहेगा, क्या 1/4 आपका 1/4 क्या रहेगा, 1/4 आपका क्या रहेगा, आपका डोमिनेंट और डोमिनेंट ट्रेट रहेगा, किसका, होमोजियस डोमिनेंट ट्रेट रहेगा 1/4। पहली बात हमने जानी इसमें। दूसरी बात हमने ये जानी कि अगर आप बात करें कि हेट्रोजियस की, तो हेट्रोजियस आप देखते हैं कि एक हेट्रोजियस ये रहा, एक हेट्रोजियस ये रहा, तो आपके 2/4 हेट्रोजियस रहेंगे, क्योंकि टोटल 4 है तो 2/4 हेट्रोजियस रहेंगे। गणित आती है तो सॉल्व कर लो, 1/2 आएगा तो 1/2 यानी हाफ आपके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो हेट्रोजियस रहेंगे। तो जैसे हमने ये डोमिनेंट का जाना, वैसे ही हमने रिसेसिव के भी जान सकते हैं कि जो आपके रिसेसिव ट्रेट रहेंगे तो उसमें होमोजियस रिसेसिव ट्रेट कितने रहेंगे, ये भी 1/4 रहेंगे, ये भी आपके 1/4 1 क्वार्टर रहेंगे। 3 चीज़ें हमने जान ली, ठीक है। और ये आपकी इमेज है, किस तरह से बनेगा मैंने आपको बता दिया, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं। कह रहा है कि फिर भी देख लें, अगर कह रहा है पुनेट स्क्वायर इज सिंपल ग्राफिकल, कह रहे इस तरह सेट हुआ तो जीनोटाइप रेशियो इज़ 1:1 आएगा, 1 प्योर टॉल 2 हाइब्रिड टॉल। कह रहा है जिसमें से एक जो रहेगा वो प्योर टॉल रहेगा, जिसको मैंने बताया टीटी रहेगा, टीटी यानी चेक करने वाला टीटी नहीं, टीटी रहेगा। 2 हाइब्रिड टॉल रहेंगे यानी ऐसे इस तरह के आपके पास 2 हाइब्रिड टॉल रहेंगे, और एक जो रहेगा वो प्योर ड्वार्फ रहेगा यानी 2 इस तरह का रहेगा, ठीक है, बिटवीन 2 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल के बीच में। और वो 2 इंडिविजुअल कहाँ हैं, ये वाले इंडिविजुअल और ये वाले इंडिविजुअल। समझ गए होंगे भाई, समझ गए होंगे। अब वही चीज़ आपको दे रखा है फिनोटाइप रेशियो 3:1:1:1, ठीक है। कह रहे हैं फिनोटाइप का रेशियो जो होता है, फिनोटाइप रेशियो, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि 3:1 का रेशियो होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं 3 टॉल रहते हैं। 3 टॉल कैसे रहते हैं सर जी, तो एक आपका रहता है जो दोनों टॉल रहते हैं, और 2 आपके रहते हैं क्या, टॉल शॉर्ट और टॉल शॉर्ट, ठीक है। तो दो आपके इस तरह से रहेंगे हेट्रोजियस टॉल के, और एक आपका रहेगा किसका, एक आपका रहेगा रिसेसिव ट्रेट में इस तरह का टॉल, है ना। तो एक आपका ये वाला टॉल हो जाएगा। इसका मतलब फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो 3:1 का रहता है ना। और वो आपने 1:2:1 का जो पढ़ा था उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि 1:2:1 का पढ़ा था, उसका मतलब ये था कि 1 क्वार्टर आपका कैसा रहेगा, 1 क्वार्टर आपका टीटी रहेगा, और जो आपका 2 रहेगा वो क्या रहेगा, वो 2 आपका टी और टी रहेगा, सॉरी टी और फिर टी और टी रहेगा। और जो आपका और एक ये जो बचा ये वाला, ये क्या है, ये आपका अगेन रिसेसिव डोमिनेंट नहीं, होमोजियस रिसेसिव ट्रेट रहेंगे आपके ये टी वाले। और इसी तरह से ये आपके आगे जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में कह रहा है 3:1 का रहेगा, जिसमें 3 आपके टॉल रहेंगे टी, मतलब एक क्या रहेगा आपका रहेगा ये आपका डोमिनेंट रिसेसिव, और एक डोमिनेंट रिसेसिव, यानी 3 आपके डोमिनेंट में रहेंगे, और एक आपका डॉर्फ रहेगा जिसमें रिसेसिव और रिसेसिव रहेंगे, और कोई दंगा पंगा नहीं रहेगा।
तो अब तो मेरे ख्याल से मैंने पिछले वाला जो हमने पढ़ा था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसमें कह रहा है कि व्हेन यू ऑब्जर्व, कह रहा है जब आप ऑब्जर्व करेंगे, कह रहा है ज़िंदगी भर भाई ऑब्जर्व ही किया, कह रहा है व्हेन यू ऑब्जर्व सोलली द फिनोटाइप, अगर आप केवल फिनोटाइप के बारे में देखें, अगर आप केवल फिनोटाइप के बारे में देखें सोलली यानी केवल फिनोटाइप के बारे में देखें, तो यू कैन सी दैट 3/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल। तब आप देखते हैं कि इसमें 3 क्वार्टर जो रहेंगे यानी 4 में से जो 3 बच्चे रहेंगे जो क्या रहेंगे वो टॉल रहेंगे, यानी एक टीटी कंटेन करेगा, एक टीटी कंटेन करेगा और एक आपका अगेन टीटी कंटेन करेगा। अब इसमें आपका डाउट आ सकता है कि सर, है ना, इसमें आपका डाउट हो सकता है कि सर इसमें ये छोटे छोटे हैं इनको भी आप क्यों जोड़ ले रहे हैं। तो इसमें जोड़ने का कारण दो है कि एक तो आपका इसके साथ टी है और जहाँ बड़ा वाला टी रहेगा वहाँ पर आपका डोमिनेंट रेट ही रहेगा। इसको आपको मेंडलिन एक्सपेरिमेंट से हमने बताया था कि अगर बड़ा वाला टी है एक छोटा वाला टी है तो आया क्या था, सारे बड़े बड़े ही आए थे, है ना। तो इसका मतलब अगर एक भी आपका डोमिनेंट टी है तो आप ये कह सकते हैं कि आपका वो टॉल ही प्लांट आएंगे। तो यानी आपके 4 में से 3 यानी 3/4 आपके कैसे रहेंगे, 3/4 आपके ट्रेट कैसे रहेंगे, टॉल प्लांट के लिए रहेंगे। और 1/4 ऑफ ऑफस्प्रिंग 1/4 आपका क्या रहेगा, छोटे वाले के लिए रहेगा, ड्वार्फ वाले के लिए रहेगा, जो कि रहेगा आपका किस तरह से, जो कि आपका रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब कह रहा है दिस फिनोटाइप रेशियो इज़ 3:1, 3 इज़ लगाया, फिनोटाइप इज़ 3:2, बीच में इज़ लगेगा। कह रहा है ये 3:1 का रेशियो होता है, किसका रहता है, 3:1 का रहता है, जहाँ पर 3 का अर्थ होता है ये और 1 का अर्थ होता है ये। कह रहा है विच इज़ ऑल्सो व्हाट यू टिपिकली एक्सपेक्ट व्हेन यू ऑब्जर्व मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ये तो आपका फालतू की चीज़ है भाई, बिल्कुल फालतू की चीज़ है भाई, फालतू की चीज़। ये तो याद वो होगी ना, मान लो आपके यहाँ शादी है, आपका खाना ख़त्म हो गया, रिश्तेदार कहते नहीं मैंने कहा था एक्स्ट्रा खाना बनवा लो, और जिस टाइम बनवा रहे थे आप उस समय वो कोई दिखाई नहीं दिए। तो उस तरह की इन लोगों की हाल है। अब आ जाते हैं डी हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। अब 10 पीपीटी बची हैं, यानी कितना टाइम है, यानी यार मुझे लग रहा है एक और पार्ट मुझे लाना पड़ेगा। एक और पार्ट लाएंगे, पार्ट 3 में हम लोग इसको कवर कर रहे होंगे, या फिर एक बार मैं देख भी लेता हूँ। अब डी हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमको क्या कह रहा है, 10 पीपीटी बची है ना, कितने हैं हमारे पास, 40 है ना, 40 हैं, जिसे मैंने 20 से 30 बताया। अब मुझे एक और पीपीटी चाहिए, ठीक है। ये आपकी ये वाली पीपीटी पढ़कर हम लोग क्लास को एंड करेंगे यहीं पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डी हाइब्रिड क्रॉस में बचा है यार। या तो फिर एक काम करें, हम लोग डी हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग कल करें। आज हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को किया, कल हम लोग डी हाइब्रिड क्रॉस को करेंगे और इसके बारे में इसका एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर जानेंगे, इनको सबको जानेंगे। फिर आएंगे अपना सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, और ये आपका लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो कल की क्लास मेरे ख्याल से हम लोग सही टाइम पे कर ही लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ये सब थोड़े छोटे छोटे भी हैं। कल मैं ट्राई करूँगा कि कल हम लोग इसको ख़त्म कर दें। तो आशा करता हूँ आपको आज की स्ट्रीम अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक स्ट्रीम बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। आपको 1-2 घंटे में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपको कल हेरिडिटी के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग भाई मेरी कहाँ गई, ये रही जी।